नमस्कार, मैं मंजू रेगर, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पक्का कलां बठिंडा से। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी शिक्षण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी वर्णमाला की विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने आपको हिंदी वर्णमाला की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें स्वर, व्यंजन और मात्राओं की जानकारी दी थी, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं हिंदी वर्णमाला के सभी टॉपिक एक साथ एक वीडियो में लिंक बना के आपको समझाऊं, जिसमें हिंदी वर्णमाला के सभी टॉपिक पर विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले वर्णों के भेद, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, वर्णमाला, वर्ण की परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। रै प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, राम। ग प्लस ए प्लस य प्लस आ, गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्राय व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन, जैसे अण, अन, अण आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। अब हम हिंदी वर्णमाला के स्वरों को समझेंगे। ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता न हो। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है। उच्चारण के आधार पर स्वर ए, आ, इ, ई,
ऐ, ओ, औ आदि। लेखन के आधार पर स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, री आदि। इसके बाद स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर प्यारे बच्चों जैसे ए, आ, ई, उ, ए, ओ। संयुक्त स्वर ऐ जैसे ए प्लस ए और औ, ए प्लस ओ। मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, ए, ई, उ और री। री की मात्रा के रूप में यह मात्रा लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं जैसे आ, ए प्लस ए, आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। प्यारे बच्चों इसी तरह ए प्लस ए प्लस ऐ, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ, औ। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुप्त कहते हैं। इसका चिन्ह इस तरह अंग्रेजी के एस की तरह होता है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है जैसे सुनो, राम, ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुप्त का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्यारे बच्चों इसके बाद हम हिंदी वर्णमाला के व्यंजन समझेंगे। कै से लेके है तक हिंदी वर्णमाला के व्यंजन में आते हैं। व्यंजन की परिभाषा। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर लगा होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले बिना नहीं किया जा सकता व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर कै से लेके है तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन एवं 2 अयोगवाह होते हैं। व्यंजनों के भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये व्यंजनों के भेद हैं। इसके बाद स्पर्श व्यंजन कै से लेकर मैं तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कै वर्ग जैसे कै, ख, ग, घ और ड़। चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग ये सभी इस स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल और व ये अंतस्थ व्यंजन हैं। अब है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। श, श, स और है। अब है उच्छिप्त व्यंजन। यह 2 होते हैं, अड़ और अड़।
इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अब है संयुक्त व्यंजन। 6 कै हलंत प्लस श हलंत, यानी कि इनमें ए नहीं जुड़ा हुआ, जिस वर्ण में हलंत लगा होता है वह आधा अक्षर माना जाता है। तो कै हलंत और श हलंत से मिलके 6 बना है। तय हलंत प्लस रै हलंत से मिलके त्रय बना है। जय हलंत प्लस अनय हलंत से मिलकर ज्ञ बना है। श हलंत और रै हलंत से श्रय बना है। ये संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद अघोष और सघोष वर्ण आते हैं, जिनमें प्रत्येक वर्ग की पहले 2 अक्षर अघोष और प्रत्येक वर्ग के पीछे के 3 वर्ण सघोष माने जाते हैं। अघोष और सघोष कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन इनकी संख्या 13 होती है। ये इस प्रकार है: क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श और श। ये हमारे अघोष व्यंजन हैं। इसके बाद सघोष व्यंजन, इनकी संख्या 31 होती है। इसमें सभी स्वर ए से ओ तक और व्यंजन होते हैं, जैसे ग, घ, ड़, ज, झ, अन, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और है। ये हमारे सघोष व्यंजन हैं। इसके बाद आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन इस प्रकार है। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है, जैसे क, ग, ड़, च, ज, अन, ट, ड, ण, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल और व। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। ये हमारे अल्प प्राण हैं। इसके बाद महाप्राण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ढ, श, श, स और है। इसमें प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ये हमारे महाप्राण हैं। इसके बाद विसर्ग। विसर्ग की परिभाषा एवं उदाहरण। विसर्ग की परिभाषा, इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका चिन्ह ये है, जैसे अतः, प्रातः, सामान्यतः। संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग का बोध कराने के लिए होता है, जैसे छात्र, बालक, धावक इत्यादि। इसका प्रयोग
है की तरह यह बोला जाता है। इसके अतिरिक्त विभक्तियों के बोध के लिए भी विसर्ग का प्रयोग होता है। विभक्तियों में विसर्ग का प्रयोग सूत्रानुसार प्रत्येक लिंग में होता है। विभक्ति तथा वचन के अनुसार शब्दों में विसर्ग विभिन्न सूत्रों की सहायता तथा आदेश के अनुसार लगाए जाते हैं। जैसे अगर वाक्य है राम एक बालक है तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा रामः एकः बालकः अस्ति। अगर वाक्य है सीता एक बालिका है तो इसका संस्कृत अनुवाद इस प्रकार होगा सीता एका बालिका अस्ति। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में भेद है क्योंकि तीनों क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग है किंतु शेष में विसर्ग का प्रयोग नहीं है। स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों में भी विभक्तियों तथा वचनों के अनुसार विसर्ग का प्रयोग होता है। अतः कह सकते हैं कि विशेष रूप से पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पुल्लिंग शब्द या वाक्य में विसर्ग हो। विसर्ग के प्रयोग के विषय में नियम होते हैं। विसर्ग के बाद अब अनुस्वार यानी कि बिंदु क्या है। अनुस्वार यानी कि बिंदु। अनुस्वार की परिभाषा। बिंदु अनुस्वार वे शब्द जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख। अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांशतः भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होती है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इनकी ध्वनि नाक से निकलती है, अतः इसे नासिक या अनुनासिक कहते हैं। इसको कभी कभी मैं और अन्य अक्षरों द्वारा भी लिखते हैं। जैसे बिंदी को कुछ जगह हम मैं के रूप में भी लिखते हैं। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह बिंदी है। जैसे संभव को बिंदी लगा के भी लिख सकते हैं। संजय, गंगा, जैसे कंबल, इम्फाल इत्यादि। देवनागरी में इसे उदाहरण स्वरूप कै पर लगाने से कै लिखा जाता है। पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार बिंदी का प्रयोग पंचम वर्ण जैसे ड, अन, अण, न, मैं ये पंचमाक्षर कहलाते हैं के स्थान पर बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा, चंचल, झंडा, गंदा, कंपन। बीच में जो शब्दों के बीच में जो पांचवा वर्ण आ रहा है उनकी जगह बिंदी का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। अनुस्वार शब्द धूल, सुंदर, पंक्ति, चंकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, गंध, उपरांत, सौंदर्य, संस्कृति, दुखाधिकार, बंद, बंधन, पतंग, संबंध, जिंदा, नंगा, अंदाजा, संभ्रांत, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, कैंप, अधिकांश, संपूर्ण, सुंदर, रंगीन, तंबू, नींद, ठंडी, पुंज, हिमपिंड, अत्यंत, कुकिंग, सिलेंडर, चिंतित, कौंधा, शंकु, लंबी, आनंद, कीचड़ का काव्य, पसंद, गंदा, रोंदते, सिंगो, खंबात, पंकज, कंठ, धर्म की आड़, भयंकर, प्रपंच, शंख, शुक्र तारे के समान, मंडल, मंत्री, सौंप, संक्षिप्त, अंग्रेजी, प्रशंसक, संचालक, ग्रंथकार, धुरंधर, संपन्न। ये हमारे अनुस्वार शब्द थे। इसके बाद अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु क्या है। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। अनुनासिक की परिभाषा
चंद्र बिंदु अनुनासिक वे शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे हंसना, आँख, चांद, इनका चिन्ह चंद्र बिंदु है। अनुनासिक का प्रयोग जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। ए, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। अनुस्वार यानी कि बिंदु और अनुनासिक चंद्र बिंदु में अंतर अनुनासिक स्वर है, जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक जल पक्षी और हंसने की क्रिया, अंगना सुंदर अंगों वाली स्त्री और अंगना घर के बाहर खुला बरामदा। बिंदी और चंद्र बिंदु का यहाँ अंतर बताया गया है। अनुनासिक चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। अनुनासिका का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हो, जैसे ए, आ, उ और री। उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूंछ आदि। शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिका के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोंद, कोम्पल। जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। शिरोरेखा का मतलब अक्षर के ऊपर जो लाइन होती है उससे लगाया गया है। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि शिरोरेखा किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया है। इसके बाद हलंत, इसकी परिभाषा एवं उदाहरण। हलंत की परिभाषा, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है या इसे हलंत बोलते हैं। हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है, जैसे विद या। हलंत किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह है जो उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है, जैसे पश्चात या शुद्ध व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर न मिला हो हलंत कहलाता है। विशेष व्यंजन दो रूपों में आते हैं, स्वरांत और हलंत। प्यारे बच्चों, हलंत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस व्यंजन के साथ ए यानी कि स्वर नहीं जुड़ा होता उसके नीचे हलंत यानी कि लाइन लगती है। शब्द के हलंत होने का पता शब्द के अंतिम अक्षर को देखने से लगता है। सही जानकारी के लिए मूल शब्द प्रतिपादिक देखना चाहिए। शब्द की विभक्ति रूप से सही जानकारी मिलना कठिन हो जाता है। शब्द के अजंत या हलंत होने का पता शब्द के अंतिम अक्षर को देखने से लगता है। सही जानकारी के लिए मूल शब्द प्रतिपादिक देखना चाहिए। शब्द की विभक्ति रूप से सही जानकारी मिलना कठिन हो जाता है। साधारणतया कोई अक्षर व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप होता है, जैसे
कै प्लस ए, इसलिए जो भी शब्द पूर्ण व्यंजन में अंत हो वह वास्तव में ए की उपस्थिति के कारण स्वरांत या अजंत होता है। उदाहरण के लिए बालक, बै हलंत, आ प्लस ले हलंत प्लस ए प्लस कै हलंत प्लस ए यानी कि स्वरांत अजंत। गोपी गै हलंत प्लस ओ प्लस पै हलंत प्लस ई स्वरांत अजंत। विद्वस वै हलंत प्लस ई प्लस दै हलंत प्लस वै हलंत प्लस सै हलंत व्यंजनांत हलंत। प्यारे बच्चों, ये हमारा हलंत का टॉपिक था। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। ये हिंदी की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। उम्मीद करती हूँ कि वर्णमाला का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।